तो चलिए आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज ज़रा फिजिकल केमिस्ट्री के एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और समझने वाला भी कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो हम लोग ज़रा कुछ एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे दे, फिर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो अर्लियर जैसा हमने आपको बताया हुआ है या आपने भी पढ़ा हुआ होगा कि मैटर को मेनली 3 पार्ट्स या 3 फिजिकल स्टेट्स में या 3 फेजेस में क्लासिफाई किया गया है। मेनली है, फेजेस और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग जो मेन अपने 3 फेज को फोकस करते हैं वो हम लोग का होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसा अर्लियर आप लोगों ने देखा होगा, ज़रा हम इन चीज़ों को लिख रहे हैं, देखिएगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहली चीज़ जो हमने इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि भाई ये 3 मैटर जो क्लासीफाई है हम लोगों का, ये 3 जो फेजेस हम लोगों का क्लासीफाई है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिकुलर इंटरैक्शंस एंड काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी की बिहाफ पर बताया गया था। जैसे इंटरमॉलिकुलर, अगर आप इंटरैक्शंस पे आ जाइए तो इंटरमॉलिकुलर इंटरैक्शंस हमारा सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता था, इसलिए सॉलिड के जो इंटर पार्टिकल्स होते थे वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते थे। जबकि अगर आप गैस पे आ जाइए तो गैस में हम लोगों का थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होता था। दैट इज़ वाई उनके जो इंटर पार्टिकल्स होते थे उनकी टेंडेंसी, या जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते थे उनकी टेंडेंसी फार अवे जाने की मैक्सिमम होती थी। इस बिहाफ पर हम लोगों ने मैटर को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था। क्लियर है? यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों का अर्लियर व्यू है जो क्लासिफिकेशन का है। अब ज़रा हम लोग अगर आ जाइए तो हम लोग अपने वो 3 जो फिजिकल स्टेट्स हैं या फेजेस हैं उनको हम लोगों ने यहाँ दे दिया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी जो भी चीज़ें व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई हैं उन चीज़ों से आप फैमिलियर हैं। सॉलिड से लिक्विड में अगर आप जा रहे हो तो उसे हम लोग मेल्टिंग प्रोसेस बोलते थे, या हम लोग उसको फ्यूजन प्रोसेस का नाम देते थे। जबकि इसी का रिवर्स प्रोसेस अगर आप लिक्विड से सॉलिड की तरफ आते थे तो आप उसको फ्रीजिंग प्रोसेस बोलते थे। सिमिलरली अगर आप एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे होते थे तो आप उसे इवेपोरेशन का नाम देते थे। जबकि वही गैस जब आपका लिक्विड की तरफ आ रहा होता था तो आप उसे कंडेंसेशन का नाम देते थे। एक और चीज़ से आप परिचित होइएगा कि सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना यह एक एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस होता है। आपको एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। सिमिलरली अगर आप एक लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, एंडोथर्मिक होगा। जबकि इसका जो दोनों रिवर्स प्रोसेस है वो हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये तो वो अर्लियर बातें थी जो हम लोगों ने बहुत टाइम अर्लियर पढ़ा हुआ है, या 8th 9th 10th में भी हम इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं। बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हम लोगों का फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चे ने पूछा कि सर फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है? तो एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, या एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, या एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, या एक लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, या एक सॉलिड को डायरेक्ट गैस में ट्रांसफॉर्म करना, यह चीज़ हमारी फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है और हम इसी प्रोसेस को समझने वाले हैं। क्लियर है क्या है फेज ट्रांसफॉर्मेशन? समझ में आ गया? यहाँ पर जितनी बातें बताई गई हैं होपफुली समझ में आ गया होगा। तो अब इसे हटाते हैं और हम लोग अपने फेज ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी जस्ट जैसा मैंने आपको बताया कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोगों का है वह एक्चुअली एक फेज का दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे या तो आप सॉलिड है उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो आप उसे गैस में कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन अकर कैसे होता है? तो बाय प्रोवाइडिंग इट एनर्जी। हम लोग एक फेज को दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? तो बाय प्रोवाइडिंग इट एनर्जी, या और बाय विड्रॉइंग इट एनर्जी। या तो आप सिस्टम को एनर्जी दीजिए
या तो आप सिस्टम से एनर्जी विड्रॉ कीजिए, वो एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जनरली कहा जाता है कि जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या एनर्जी विड्रॉ करते हैं वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी होता है। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई। फेज ट्रांसफॉर्मेशन एक फिजिकल चेंज है, एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकंड बातें भी समझ में आ गई। अब बोलता है कि एक्चुअली फेज ट्रांसफॉर्मेशन के कारण होता क्या है, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के कारण एक मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्डर्ड पैटर्न है वो चेंज होता है, या एक मॉलिक्यूल्स का जो डिसऑर्डर्ड पैटर्न है वो चेंज होता है। जैसा थर्मोडायनामिक्स के एंट्रोपी में आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड सबसे मैक्सिमम ऑर्डर्ड फॉर्म है और गैस सबसे मैक्सिमम डिसऑर्डर्ड फॉर्म है। तो जब आप एक फिजिकल फेज को दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं बाय प्रोवाइडिंग इट एनर्जी या और बाय विड्रॉइंग इट एनर्जी, उसका जो रैंडमनेस है या उसका जो ऑर्डरनेस है वो आपका चेंज हो रहा होता है, और यह एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। होपफुली यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में। उन्हीं बातों को जो अभी हमने आपको बोला था, उन्हीं बातों को हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार जरा हम रीड कर रहे हैं। फेज चेंज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर अकर्स व्हेन एनर्जी, यूजुअली हीट एनर्जी, इज एडेड और रिमूव्ड। अभी हमने कहा है कि भाई एक फेज से आप दूसरे फेज की तरफ जा रहे हो तो आप उस सिस्टम को एनर्जी, हीट एनर्जी की फॉर्म में या तो ऐड करोगे या तो रिमूव करोगे। फेज चेंज इज अ फिजिकल चेंजेस, जस्ट हमने आपको बताया था, कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेस इन मॉलिक्यूलर ऑर्डर, दैट इज सॉलिड हैव अ ग्रेटेस्ट ऑर्डर एंड गैस फेज हैव ग्रेटेस्ट रैंडमनेस। इसी रैंडमनेस को डिसऑर्डर्ड फॉर्म बोलते हैं। होपफुली यहां तक की बातें जो अभी तक हमने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और इनके पूरे प्रोसेस को समझते हैं। आइए, हमने एक ग्राफ लिया है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ। बहुत बार आपने देखा होगा ये। हम लोग इसी ग्राफ से पूरी फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ रहे हैं। मान लीजिए हमारा कोई एक आइस है जो इनिशियली -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेजेंट है। हम इसे पॉइंट ए ले रहे हैं, इसको पॉइंट बी ले रहे हैं, इसे सी ले रहे हैं, इसे डी, इसे ई, आगे हमारा एफ वगैरह चलता जा रहा है। यही पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपकी समझ में आ गया तो आप फेज ट्रांसफॉर्मेशन और इसके रिवर्स प्रोसेस को बेटर तरीके से समझ सकते हो। तो आइए हम पहले पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहे हैं। पॉइंट ए से हमारा एक सॉलिड है जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेजेंट है। अब आपने क्या किया, उस सॉलिड को हीट करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर रेज्ड करना स्टार्ट किया। जब आप सॉलिड को हीट करना स्टार्ट किए तो यह एक पॉइंट बी पे रीच हो गया, मतलब ये ए से बी पर आकर के स्टॉप हो गया। फिलहाल अभी बी पर है इसलिए बी पर हम स्टॉपिंग पोजीशन बोल रहे हैं। अब अगर आप आ जाइए ए से बी और फिर आप बी से सी की तरफ जाइए तो आपने ऑब्जर्व क्या किया है कि भाई बी से सी की तरफ हम जा रहे हैं तो इस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है। और ए से बी में हमारे सिर्फ सॉलिड थे, जबकि बी से सी में हमारा सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट पे एग्जिस्ट हो रहा है। तो आइए अब हम लोग पहले अभी ए टू बी समझते हैं। तो आइए ए टू बी पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो मतलब आप हीट एनर्जी दे रहे हो। बच्चे ने बोला कि सर हीट एनर्जी तो पढ़े हुए हैं Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, मतलब आपने इस सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे हीट एनर्जी आप दे रहे हैं,
अब आपके माइंड में आ जाएगा कि सर हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करना चाहिए। तो आइए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो पढ़ा हुआ है डेल ई इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। तो डेल ई इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू, ये हमारा जनरल फॉर्मेट होता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। आपने सिस्टम को मतलब जो सॉलिड है उसे हीट Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी की फॉर्म में प्रोवाइड किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा प्लस साइन होगा। अब आपने क्या किया, हीट का प्लस साइन तो ठीक है, आपने हीट सिस्टम को दिया है, दैट इज वाई Q पॉजिटिव होगा। अब हम A टू B तक की अभी बात कर रहे हैं। B से हमारा मेल्टिंग स्टार्ट होगा, अभी तक वो सॉलिड स्टेट पे ही है, मतलब डेल भी जीरो है, वॉल्यूम में किसी भी तरीके का कोई एक्सपांसन वगैरह नहीं हो रहा है। तो जो वर्क डन आप हीट दे रहे हो वो हीट वर्क में यूज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो आपने जितना का जितना हीट प्रोवाइड किया है आइस को, वो सारा का सारा आइस अपने आप में स्टोर कर लिया, उसने उस हीट को वर्क के लिए यूज नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है कि जब आइस ने उस अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी आप अर्लियर पढ़े भी हुए हैं कि इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो। चूंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट इज वाई आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। मतलब यह स्टेट ए से स्टेट बी तक जो जा रहा है, तो स्टेट ए और स्टेट बी पर आइस दो डिफरेंट इंटरनल एनर्जी को कॉन्टेन कर रहे हैं। मतलब यहां पर अगर U1 है और यहां पर अगर U2 है, तो इसका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो U2 माइनस U1 है। अल्टीमेटली हमने यहां क्या बताया है, उन दो चीजों को आप केयरफुली सुनिएगा। हम ए से बी तक की अभी बात कर रहे हैं, हम अभी बी से सी पर नहीं गए हैं। बी वह पॉइंट है जहां से आइस का मेल्ट होना ये स्टार्ट होगा, टेंडेंसी ये स्टार्ट होगी। अब हमने आपको बताया कि भाई इस जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस था, हमने उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड किया। अब जो हम उसे हीट एनर्जी दे रहे हैं, उस हीट एनर्जी को वो वर्क की फॉर्म में यूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी ए से बी तक में वो अपने सॉलिड स्टेट को ही मेंटेन कर रहा है। बी से टेंडेंसी स्टार्ट हो रही है मेल्ट होने की। मतलब जो एक सॉलिड का वॉल्यूम था, डेल भी वो जीरो होगा। वो अगर जीरो होगा तो उसका वर्क डन जीरो होगा। क्लियर है यहां तक की बात? मतलब हीट एनर्जी जो आपने ऐड किया है सिस्टम में, वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज किया। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंटरनल एनर्जी सिस्टम का चेंज हुआ तो ए पर जो बॉन्ड का एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वह धीरे धीरे आप देखिए स्लाइटली सिस्टम की एनर्जी रेज्ड हो रही है। तो वह जो एक बॉन्ड ए पॉइंट पर जितना ऑर्डर्ड था, वह बी की तरफ जब आप मूव करोगे तो वह समवट डिसऑर्डर्ड बनता जाएगा। टोटली डिसऑर्डर्ड नहीं बनेगा, लेकिन हां, उस बॉन्ड का जो एक रेगुलर पैटर्न है, वो रेगुलर पैटर्न चेंज होना स्टार्ट होगा। मतलब वी कैन से कि हम जो यहां टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो टेम्परेचर एक सॉलिड का जो क्लोज पैकिंग था, उस क्लोज पैकिंग को समवट मैनर पे डिस्टर्ब कर रहा है। क्लियर? यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज वाई जब आप ए से बी की तरफ मूव करते हो, ए से बी की तरफ आप मूव करते हो, तो आप बोलते हो कि सिस्टम ने वर्क तो कुछ नहीं किया है, लेकिन सिस्टम ने इंटरनल एनर्जी चेंज किया है। क्लियर? अब आगे हम बी से सी पे आ रहे हैं। तो आइए जरा बी से सी की तरफ। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले बी पॉइंट बताते हैं क्या है। तो बी पॉइंट है जहां से मेल्टिंग स्टार्ट हो गया, और सी वो पॉइंट है जहां टोटल लिक्विड आ गया। क्लियर है? अब बच्चा बोलेगा कि सर चलो नीचे हमारा टाइम था सर, मतलब अगर हम 10 बजे ये प्रोसेस स्टार्ट किए तो मान लो कि 20 मिनट में हमारा ये प्रोसेस बी पर आ गया सर।
अब आगे सर क्या हो गया, मान लीजिए कि सर यहाँ से यहाँ तक हमारा बी से सी तक का 25 मिनट का टाइम है, मतलब 10:20 से लेकर 10:45 तक का जो हमारा टाइम था, उस टाइम पे हम हीट रेगुलरली सिस्टम को ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसके टेम्परेचर में किसी भी तरीके की चेंजिंग क्यों नहीं आ रही है। जैसे यहाँ इसके टेम्परेचर में एक चेंज दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो तो सर हमारा रिमेन्स कांस्टेंट है। हम बोले कि चलिए सही बात है, सिस्टम को आप रेगुलरली हीट प्रोवाइड कर रहे हो, अभी आपने हीट देना उसे स्टॉप नहीं किया है। यहां जो आपने हीट दिया वो हीट सिस्टम के इंटरनल एनर्जी मतलब सिस्टम के अंदर स्टोर्ड हो गया। अब यहां अगर आइएगा तो यहां पर बी सॉलिड है और सी लिक्विड है, इट मींस एक्सपांसन ऑफ वॉल्यूम टेक्स प्लेस हो रहा है, क्योंकि लिक्विड की वॉल्यूम सॉलिड की वॉल्यूम से बड़ी होती है, और अगर एक्सपांसन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम कुछ वर्क करेगा। अब आप हीट उसे रेगुलरली प्रोवाइड कर रहे हो, तो हीट, हम लोग फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे आ जाए तो बच्चा बोलेगा कि सर, चलिए ब्लू से लिख देते हैं दिखेगा, तो बच्चा बोलेगा कि सर डेल ई इज इक्वल टू हमारा क्यू प्लस डब्ल्यू होता है सर, आप वर्क उसे प्लस माइनस हमारा दोनों होता है, हीट आप दे रहे हो तो ये प्लस साइन सर, आपने मतलब जितना हीट सिस्टम को प्रोवाइड किया है वो सारा का सारा हीट सिस्टम वर्क करने में यूज कर गया, बिकॉज पी डेल वी अकर हो रहा है और सिस्टम वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्क की साइन नेगेटिव हो जाएगी। मतलब एग्जैक्ट आपने जितना हीट एनर्जी दिया, सिस्टम ने एग्जैक्ट उतने हीट एनर्जी को वर्क की फॉर्म में यूज कर लिया, मतलब सिस्टम ने अपने अंदर स्टोर उस एनर्जी को नहीं किया, और अगर स्टोर नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब यहां से यहां तक अगर आपने 40 किलो जूल हीट एनर्जी प्रोवाइड किया है तो -40 का वर्क कर चुका है। चूंकि इंटरनल एनर्जी में किसी भी तरीके का चेंज अकर नहीं हो रहा है, दैट इज वाई आपकी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है। क्लियर है? अभी हमने यहां आपको बता दिया कि जब आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे होते हो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, और जब आप लिक्विड से सॉलिड की तरफ आते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। क्लियर है? यहां तक की बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली अगर आप आ जाइए सी से डी की तरफ, सी पूरा लिक्विड में आ गया, मतलब यहां जितना हमारा बॉन्ड ऑर्डर्ड था, अब सी पॉइंट पर जो बॉन्ड का ऑर्डर्ड फॉर्म है वो समवट मोर डिसऑर्डर्ड बना है। अब सी पर आप रेगुलरली हीट दिए जा रहे हैं, सी पॉइंट पर जब सिस्टम पहुंच गया अभी भी आप उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड ही कर रहे हैं। अब अगर आप आइए तो डी पॉइंट तक सिस्टम आपका लिक्विड फेज पे ही है। डी वह स्टेज है जहां से वेपराइजेशन की टेंडेंसी स्टार्ट होगी, मतलब डी अभी वेपर स्टेट नहीं आया है, डी आपका लिक्विड फेज ही है, आपका ई वेपर फेज है। तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने जितना उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड किया है, एक्चुअली वॉल्यूम में कोई चेंज है नहीं, तो वर्क डन सिस्टम कर नहीं रहा है, मतलब वो हीट एनर्जी टोटल का टोटल सिस्टम ने अपने में स्टोर किया, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ तो टेम्परेचर में चेंज तो दिखेगा ही। दैट इज वाई हमारा टेम्परेचर चेंज यहां पर अकर हो रहा है या ग्राफ में हमें दिख रहा है। फिर जब आप डी पॉइंट पर आ गए तो डी वह पॉइंट है जहां से लिक्विड की वेपराइजेशन टेंडेंसी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सी पर बॉन्ड जितना ऑर्डर्ड था डी पर बॉन्ड अब उतना ऑर्डर्ड नहीं होगा। लिक्विड फेज में होने के बावजूद यहां के बॉन्ड और यहां के बॉन्ड में कुछ जो आपका एक पैटर्न था उनकी बॉन्डिंग का, वो पैटर्न कुछ डिसऑर्डर्ड डी पॉइंट पे हो गया है। लेकिन आप बोलोगे कि सर वॉल्यूम में किसी भी तरीके का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो दैट इज वाई हम अगेन वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर हमारा राइज हो रहा है। फिर जब हम डी से ई में गए सर, तो हमारा हुआ क्या, हम जो हीट ऐड कर रहे हैं वो हीट उसने वर्क की फॉर्म में यूज कर लिया है, चूंकि एक्सपांसन ऑफ वॉल्यूम हो रहा है, जहां हीट एडेड एग्जैक्ट उतना ही सिस्टम वर्क कर रहा होता है, तो इंटरनल एनर्जी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं दिखता, इसलिए हमारा टेम्परेचर जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। हमने कहा कि जी हाँ बिल्कुल यही बात है। अब ई पे आकर के आपकी वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, अब आगे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहिए, ये आपका रेगुलरली इंक्रीज होता रहेगा।
क्लियर है, ये वाली बात यहां तक समझ में आ गया। अब अगर आ जाइए तो इस ये वाला जो बी पॉइंट था, बी पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा, आप पढ़े होइएगा, इसी को मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं, और ये H2O के लिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर आप डी पॉइंट पे आ जाइए तो डी पॉइंट पे जो आपका टेम्परेचर है वही आपका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, जो वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के बराबर हो। क्लियर है, यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अगर आप देखिएगा तो हमने आपको क्या क्या बता दिया वो जरा देखिएगा। -10 से 0 पर पहुंचने की मैकेनिज्म बता दिया, 0 से 0 पर ही पहुंचने की, लेकिन यहां पर जो आपका है वो मेल्टिंग अकर हो रहा है। फिर हम 0 से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर 100 पर हमारा जब ये ऑब्टेन्ड हो गया तो 100 पर हमारे प्रोसेस आ गए, फिर उससे आगे का टेम्परेचर है। अब हम लोग जरा प्रोसेस को उल्टा कर रहे हैं, मतलब अभी हमने इस प्रोसेस को समझा है, थोड़ा एक सेकेंड, हम लोगों ने इस प्रोसेस को समझा है, हम लोगों ने इस प्रोसेस को समझा है। हम लोग अब रिवर्स आते हैं, अब हम लोग ई से कम बैक होना स्टार्ट होते हैं पीछे की तरफ। तो बच्चा बोलेगा कि अच्छा, मतलब पहले आप डी से ई वेपराइजेशन पे थे, अब आप कंडेंसेशन पे आइएगा। हम बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल कंडेंसेशन पे आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से यहां तक जाने के लिए आप सिस्टम को हीट एनर्जी रेगुलरली प्रोवाइड कर रहे थे, अब वो हीट एनर्जी सिस्टम से आपको विड्रॉ करना होगा। इस डी पॉइंट तक आने के लिए यहां से यहां तक जो सिस्टम गया है उसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, और उसी हीट एनर्जी को उसने वर्क में यूज किया था। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ई से डी की तरफ आओगे तो यहां Q प्लस था और W माइनस था, अब आप हीट उससे खींचेंगे -Q। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन का काम हो गया, क्योंकि हम वेपर से लिक्विड की तरफ आ रहे हैं तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है सर तो हमारा वर्क पॉजिटिव होगा। मतलब ई से डी में आने के लिए पहले सिस्टम ने जितना वर्क परफॉर्म किया था वो पहले उतना वर्क जो है वो क्या करेगा, ऑब्टेन्ड करेगा। उसको जब तक वो गेन नहीं करेगा वो इस डी पॉइंट पे नहीं आएगा। मतलब ई से डी जो कंडेंसेशन है वहां पर भी हमारा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर में किसी भी तरीके की कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि जब आप सिस्टम से हीट विड्रॉ कर रहे हो तो बच्चे को लगना चाहिए कि सर जब हम हीट विड्रॉ कर रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा डाउन होना चाहिए। हमारा टेम्परेचर कंडेंसेशन में डाउन क्यों नहीं हो रहा है? हमने कहा कि नहीं होगा डाउन, इसलिए नहीं होगा डाउन कि सिस्टम ने जो वर्क किया है एग्जैक्ट उतना ही वर्क वो रिलीज करेगा। जब तक वो उतना एग्जैक्ट वर्क को रिलीज नहीं करेगा वो डी पॉइंट पे नहीं आएगा। दैट इज वाई कंडेंसेशन में भी हम लोगों का टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होता है। अब आप डी पे आ गए, आप रेगुलरली सिस्टम से हीट विड्रॉ कर रहे हो, अब फिर डी से आप सिस्टम से हीट ले ही रहे हो। अब यहां के बाद जो आप हीट उससे विड्रॉ करोगे तो वो हीट उसका जो खर्च हुआ था वो इंटरनल एनर्जी में हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनल एनर्जी को वो चीज लौटाना होगा, वर्क नहीं लौटाएगा क्योंकि वर्क तो यहां हुआ ही नहीं है। तो अब डी से ई तक में, पहले सी से डी तक में हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा था तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही थी। अब जब आप डी से सी की तरफ आइएगा तो आपने सिस्टम से हीट एनर्जी विड्रॉ किया है, सिस्टम से चूंकि हीट एनर्जी आपने विड्रॉ किया है तो टेम्परेचर उसका डाउन हो रहा है, मतलब वो इंटरनल एनर्जी जो पहले बढ़ा था वो इंटरनल एनर्जी अब कमेगा। क्लियर है? मतलब एक ई से लेकर के ए तक के पॉइंट आपके समझ में आ गए। क्या होता है हम लोग का कंडेंसेशन, क्या होता है इवेपोरेशन, क्या होता है हम लोग का फ्यूजन, क्या होता है हम लोग का फ्रीजिंग। अब यहीं जरा हम एक छोटी सी बात समझ जाएं कि सुपर कोल्ड लिक्विड्स क्या होते हैं। तो आइए जरा इस ग्राफ को देखें। लिक्विड हमारा ये है सी पॉइंट पर। अगर एक लिक्विड को आप कूल कर दो उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे, अगर आप एक लिक्विड को कूल कर दो उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे बाय विड्रॉइंग हीट एनर्जी,
उसको जो आपने हीट एनर्जी दिया है वो हीट एनर्जी आप उससे विड्रॉ कर लो और उस लिक्विड को आप उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे ले जाओ। लेकिन जो आप हीट एनर्जी विड्रॉ करोगे वो सडन, एकाएक, काफी तेजी में। तो होता क्या है कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में ट्रांसफॉर्म तो हो जाते हैं, लेकिन उनका बॉन्ड उतना ऑर्डर्ड नहीं रहता जितना एक सॉलिड का बॉन्ड ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। दिस वन इज कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड्स। क्या बोले, अगेन जरा एक बार सुनिएगा। बहुत बार हमसे पूछ लेता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ग्लास इज अ सुपर कोल्ड लिक्विड्स, तो बच्चे पूछते हैं कि सर सुपर कोल्ड लिक्विड्स क्या है। तो आप लिक्विड पे तो आ गए। एक तो प्रोसेस है आने का, यहां आने का, कि आप पहले जो एनर्जी यहां क्यू दिए हो वो विड्रॉ करके उसको बी पॉइंट पे लाओ, फिर उसको आप हीट एनर्जी उसका जो है यहां पर आकर के रोक लो। सॉलिड में लाना है, फिर आपने यहां से यहां तक में उसको जितना हीट एनर्जी दिया था, मान लो कि यहां 50 किलो जूल एनर्जी दे रहे हो, यहां आपने 40 किलो जूल एनर्जी दिया, मतलब आप धीरे धीरे 90 किलो जूल का एनर्जी उससे विड्रॉ कर रहे हैं और विड्रॉ करके उसको आपने ई स्टेज पे पहुंचा दिया। हमने कहा कि नहीं, ये 90 किलो जूल का जो हीट एनर्जी है वो हम सडन सिस्टम से विड्रॉ कर रहे हैं, सडन, और उसको यहां पहुंचा रहे हैं। अब यहां पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि वो सॉलिड फॉर्म में आ तो गए, लेकिन सॉलिड का बॉन्ड जितना ऑर्डर्ड होता है वो उतने ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होते। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड्स। ये सुपर कोल्ड लिक्विड्स क्यों है? क्योंकि लिक्विड की टेंडेंसी अप टू डाउन फ्लो होने की होती है, और आप ग्लास को भी देखिएगा तो जो ग्लास हमारा होता है वो भी अप टू डाउन फ्लो होता है। दैट इज वाई दे आर रिगार्डेड एज सुपर कोल्ड लिक्विड्स। तो होपफुली जो हमने यहां पर आपको बातें बताई वो समझ में आ गया होगा। अब इसी चीजों को हम लोग आगे यूज करेंगे जब हम लोग इस इक्विलिब्रियम में इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, फ्यूजन वगैरह समझेंगे, और वहां हम लोग प्रेशर वगैरह को चेंज करेंगे, तो जानेंगे कि हमारा सिस्टम किस साइड शिफ्ट होता है। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।